हेलो बच्चों, ये रहा आप लोगों का संस्कृत का वायरल यानी वीआईपी प्रश्न, जो कि गद्यांश और पद्यांश से आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग देखेंगे। ठीक है ना। और इसको अच्छा से रट जाएंगे और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि कहीं दिक्कत ना हो आपको पेपर में देने के लिए। अगर कुछ ना आए तो गद्यांश और पद्यांश को कैसे हम करें, कुछ ना आए तो। ठीक है ना। धैर्य रखोगे सब आप लोगों का हल हो जाएगा। पेपर में एक भी ये रखना है कि पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। कुछ ना आए तो बस ट्रिक केवल लगा देना। वो कौन सा ट्रिक है मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आ गया गद्यांश महाकवि कालिदास। जैसे महाकवि, ये कालिदास के चैप्टर से है। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति न केवलम भारते दस्य अपितु समग्र। ऐसे ही करके हैं, देखो संस्कृत थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। अगर ऐसे दे रहा है गद्यांश, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारत में संकलित है। कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्घृत है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, सुंदर सा अच्छा सा। ठीक है ना। अगर संदर्भ में आपको नहीं मालूम चल रहा है किस पाठ से लिया गया है तो जरूरी नहीं है छोड़ना, इसको लिखो। बट ये जो लिखा गया है कौन से पाठ से लिया गया है, इस पाठ का नाम आप कुछ भी लिख देना। मान के चलो कि एग्जामिनर इस पर 2 नंबर देने वाला है। अगर यही चीज़ आप गलती की हो तो 1 नंबर काटेगा और 1 नंबर आपको दे देगा। ठीक है ना। अगर नहीं लिखोगे तो 2 नंबर का 2 नंबर ही कट जाएगा, 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। अब ध्यान दो, इसको कैसे हम, पहले तो हम इसका अनुवाद हम देख लेंगे। ठीक है ना। अनुवाद देखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, वो ट्रिक लगाएंगे कि अगर ना आए तो क्या करें। जैसे यहाँ पर दिया है महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति न मुकुटमणिरस्ति, यहाँ तक देखो। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि है। क्या है, मुकुटमणि है, अर्थात श्रेष्ठ है। क्या है, श्रेष्ठ है। अब ध्यान दो, अगला क्या है, न केवलम भारतेदस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकत्वमस्ति। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से एक है। ठीक है ना। इस तरह से ही लिखेंगे। और आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट मारिए, अपने सामने रखिए। ठीक है ना। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए और सामने रखिए। ठीक है, या इसको लिख रहा हो, इस वीडियो को पुश करो, पहले लिख लो। ठीक है ना। उनकी निर्मल कृति चंद्रिका देश देशांतरे में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म कविता से देववाणी अर्थात संस्कृत के अलंकृत करते हुए वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं केवल अपितु विश्व कवि के रूप में सभी उनका आदर करते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे। अगर हमको नहीं आ रहा है करने तो क्या करें, जैसे लिखा है महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, इसको हम लेंगे तोड़ेंगे, महाकवि कालिदास तोड़कर हम लिखेंगे, उसका अर्थ हो जाएगा संस्कृत कवि नाम, मतलब संस्कृत कवि। क्या लिखेंगे, संस्कृत के कवि मुकुटमणिरस्ति यानी मुकुटमणि हैं। क्या है, मुकुटमणि हैं। इस तरह से लिखेंगे। न केवलम मतलब कि नहीं, केवल नहीं, यानी केवल वो जो है केवल मतलब केवल भारत देश से मतलब भारत देश में ही नहीं समग्र विश्व में, माने पूरे विश्व में एकत्वमस्ति मतलब कि संपूर्ण संस्कार के उत्कृष्ट कवियों में से एक है। अगर लिखने ऐसे को भी हम हिंदी में हम तरह से लिख देते हैं, एग्जामिनर दे देगा नंबर। मान के चलो कि 5 नंबर इसमें देगा, तो आप नहीं लिखोगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। इसी को हम एक हिंदी की तरह इसको, जैसे अस्थि इसका मतलब नहीं आ रहा है, विश्व मतलब क्या होता है, तो विश्व मतलब तो विश्व समझते हो संसार, पूरे संसार।
इस करके एकत्मोस्त मतलब एक ही नहीं है, ऐसे करके हम लिखेंगे बना बना करके, तो इसमें नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है ना। तो ये रहा पहले गद्यांश का। ठीक है ना, ऐसे ही करके लिखेंगे हम, बार बार हम ये चीज़ नहीं बताएंगे। अब दूसरा हम देखेंगे गद्यांश क्या है। ठीक है ना। रघुवंशे कालिदास रघुवंशिनां चित्रं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवन शोधत दर्शनम सम्यम दिग्दर्शनम भवेत्। तो इसका हम लिखेंगे रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार करते हुए जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का भली भांति प्रकार वर्णन हो सके। रघुकुल में पैदा हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए कर टैक्स लेते थे। परिमित और सधी हुई वाणियां बोलने वाले वे सदा सत्य होते हैं। यश की इच्छा करने वाले वे उसके लिए प्राणों की भी छोड़ने हेतु सदैव तत्पर रहते थे। संतान के लिए वे गृहस्थ में धर्म वाले होते थे। बचपन में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका धर्म था। बालक वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सभी प्रकार के भारतीय संस्कृति का अनुरूप ही है। इस तरह से हम लिखेंगे इस गद्यांश का अर्थ। ठीक है ना। अनुवाद इसका हम इस तरह से हम लिखेंगे जो हम अभी बताए समझाए। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट करिए कहाँ दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में चाहिए कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को दिक्कत कर रहा है कमेंट में बताइए, मैं फिर उसका वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा भी वर्धते, ऐसे करके नैतिक मूल्य चैप्टर से है। इसका हम गद्यांश कैसे लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यांकन शीर्षक पाठ से लिया गया है। अनुवाद इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका हम अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक है ना। मानव कल्याण के लिए नैतिक आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रियता एवं इसी प्रकार से दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भी भिन्न हो जाता है। आचरण से व्यक्ति समाज वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या द्वेष हल कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका अनुवाद हम करेंगे। ठीक है ना। अगला अनुवाद क्या रहता है, देखो एकदम अनुवाद जो भी हम संदर्भ बता रहे हैं यानी संदर्भ और अनुवाद और गद्यांश का वो आप लोगों के पेपर में पूछा गया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। अगर इसको केवल आप लोग दोहरा लेते हो ना केवल, तो बिल्कुल मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग को पेपर में एक भी गद्यांश और पद्यांश छोड़कर नहीं आओगे, बस इसी PDF के से। अब दूसरा कुछ हम नहीं बताएंगे। अगर कोई दूसरा भी टीचर बता रहा है तो इससे मतलब नहीं है, केवल ये बस पढ़ लोगे आप लोग, वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो मज़ा तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो इस दिया गया है गद्यांश हमारा, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती से संकलित संस्कृत भाषायाम गौरव पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद कैसे करें। संस्कृत भाषा विश्व के सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। अत्यधिक ज्ञान विज्ञान संपन्न सरल अत्यंत मधुर और सभी प्रकार के मनों को हारने वाली ऐसी पूर्वीय भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा एक स्वर से स्वीकार किया गया है। आए समझ में। इस तरह से हम करेंगे। भारतीय विद्वानों के द्वारा संस्कृत महर्षियों द्वारा दैवीय वाणी कही गई है, इस प्रकार मानी गई। संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी है, इस नाम से श्रद्धा के साथ मानी गई है। इस तरह से इसका भी अनुवाद करेंगे हम। अब हम आ रहे हैं आप लोग को मजेदार क्वेश्चन बस पद्यांश के साथ। ठीक है ना। देखो ये रहा आपका पद्यांश।
ठीक है ना। अगर ये पद्यांश में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100% ये गारंटी के साथ हैं कि आप लोगों का बस ये पढ़ोगे इस तरह से जिसे बता रहा हूँ, बस ऐसे लिख दोगे ना, एग्जामिनर नंबर तो काटेगा ही नहीं। ठीक है। पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, ये मेरा हेडिंग रहा। अब आएंगे हम कौन सा हमारा पद्यांश दिया है। जैसे ये पद्यांश आप लोगों को दिया है ना, इसको संदर्भ कैसे लिखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद खंड पद पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, देखो। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर उपदेश परक वचन है, ये 3 रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दे दिया। तात्पर्य यह है कि जल, अन्न और मधुर वचनों का प्रभाव समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है, जबकि रत्न जिसके पास होते हैं केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। अतः जल, अन्न और मधुर वचन ही वास्तविक रत्न है। तो ये रहा, इसका हम व्याख्या कर दिए। अगला हमारा श्लोक क्या है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निदया कलहेन वा। इस तरह के आप लोगों का ये श्लोक दिया है, इसका हम संदर्भ बहुत अच्छे तरीक़ा से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी, एक बात ध्यान रखना, इसको और ये जो दिया गया है इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो व्याख्या। बुद्धिमान, क्योंकि एग्जामिनर आप लोग का यही देखता है, बीच में तो सब बच्चे लिखते ही हैं, ये एग्जामिनर देखता है। व्याख्या। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन, आनंद प्राप्त करने और पठन पाठन में व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय निंदित कार्यों करने में, सोने अथवा झगड़ने में व्यतीत होता है, ठीक है ना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पश्यन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद खंड पद पीयूषम के विद्यार्थी चर्या शीर्षक पाठ से लिया गया है। व्याख्या इसका हम कैसे करेंगे। तो मन का कथन है कि जो छात्र अपने से बड़ों को अभिवादन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, नित्य अपने बड़े बूढ़ों सेवा करते हैं, उस छात्र आयु विद्या यश और बल ये 4 चीज़ बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग किसी भी बुजुर्गों को आप लोग सेवा में तत्पर रखना, कभी भी उन लोगों को दुख मत देना। ये हमारा रहा लास्ट श्लोक, ठीक है ना। भाषासु मुख्य मधुरम दिव्य गिर्वाण भारती तस्मादि काव्य मधुरम तस्मादि सुभाषितम। संस्कृतार्थ। अस्मिन् श्लोके संस्कृत भाषायाः महत्त्वं प्रतिपादयन् कविः कथयति। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु श्रेष्ठतमा अस्ति। इयं भाषा अलौकिका मधुर गुणयुक्ता च अस्ति। तस्मात् तस्य काव्यं मधुरम् अस्ति, तस्मात् अपि रम्य मधुरं च तस्य सुभाषितम् अस्ति। अस्मात् कारणात् इयं कथयते। इस संस्कृतार्थ है, मैंने इसको अर्थ जो लिखना है संस्कृत में ही लिखना है, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, दूसरा श्लोक क्या है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पसारं खंडेषु रत्न संज्ञा विदिते। कविः कथयतु भूतत्ने जलम अन्नं सुभाषितं च इति त्रीणि रत्नान्ति सन्ति। मूर्खाणां पसारां खंडान् रत्नानि कथयन्ति, वस्तुतः जलम अन्नं सुभाषितस्य अखिल विश्वस्य कल्याणार्थ भवति। इस तरह से इसका हम अर्थ लिखेंगे। लास्ट हमारा क्या है श्लोक का अर्थ। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। इसका हम अर्थ कैसे लिखेंगे हम। कवि मूर्खाणाम बुद्धिमताम च समय यापनस्य अंतवर्णयति अत्य बुद्धिमंत जना स्वयं काव्यशास्त्राणि पाठनेन च यायन्ति एतद् विपरीतां मूर्खां जनाः स्वयं समय। इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा आप लोगों का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। क्या था, गद्यांश पद्यांश और श्लोक का अर्थ था। ये आप लोगों का
3 हेडिंग था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।